हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग प्लेटफॉर्म का जो 3200 प्लस आपका साइंस का बुक आपका लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 2 को आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपको क्लास 1 आपको अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो इस क्लास को करने के बाद आप प्ले लिस्ट जाएंगे, 3200 प्लस का अलग आपका प्ले लिस्ट आपका क्रिएट किया गया है ताकि आप प्रॉपर तरीका से सिस्टमेटिक तरीका से आप सभी क्लास को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो साथियों, आज आपका सेशन नंबर आपका 2 कवर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ कैंडिडेट देखिए यहाँ पर 2023 जैसे देखे तो मुझे कह रहे थे कमेंट या कॉल करके कि जो है आपका ये ओल्ड वाला बुक है। तो देखिए, जो न्यू आपका बुक है उसमें भी कुछ आपका चेंजिंग नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद कोई पेपर ही आपका बीएसएससी का कंडक्ट आपका नहीं हुआ है। अगर मैं चाहता तो इस बुक को यहाँ पर चेंज करके मैं आपका जो लेटेस्ट अभी डेट आपका चेंज हुआ है उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता था, लेकिन इसमें 2023 भी दिया गया है तो इसको मैंने ऐड हो गया तो मैंने इसको स्किप नहीं किया। लेकिन ये जो आपका बुक मैं आपको कवर करा रहा हूँ ये आपका लेटेस्ट है। और उसके बाद देखिए 2023 में जब ये आपका बुक लॉन्च हुआ उसके बाद कोई आपका पेपर ही कंडक्ट नहीं हुआ है आपका बीएसएससी का, उसी में केवल आपका कवर आपका चेंज हो गया है। तो अगले क्लासेस को चेंज कर दिया जाएगा, इसलिए मैं जो ऑथेंटिक बात था वो मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आप सभी लोग कन्फ्यूजन में ना रहे कि ये आपका ओल्ड बुक है। आपको न्यू आपको अपडेट होना होगा, बुक आपका वही है। और साथ ही साथ जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था 2023 के पहले बीएसएससी का ओवरऑल स्नातक लेवल और आपका जो बीएसएससी इंटर लेवल का पेपर कंडक्ट हुआ था, इन सभी का मटेरियल इसके अंतर्गत आपका शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे और अगला जो आपका क्लास आएगा उसमें से ये कवर आपका चेंज कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, ये आपका बुक है जो कि आपका लॉन्च हुआ है और इसमें अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर वाइज आपका थ्योरी दिया गया है जो कि पूरी तरीका से एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखा गया है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल प्रैक्टिस सेट और आपका टेस्ट सीरीज इसके अंतर्गत आपको शामिल किया गया है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अगर आगे बढ़ें तो खास बात यह है कि जो बीएसएससी इंटर लेवल का आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें आपको शामिल किया गया है, जिससे कि आपका साइंस का पूरा पैटर्न और पूरा आपका सिलेबस सिर्फ इसी बुक से आपका कवर हो जाएगा। तो जिन भी छात्रों का साइंस कमजोर है 3200 प्लस आप साइंस को कवर भी कर सकते हैं, पूरी तरीका से परचेज भी कर सकते हैं, या तो इसके लिए डायरेक्टली आप हमें इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। बीएसएससी आपका इंटर लेवल के लिए अलग से आपका A to Z आपका चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि टोटल आपको बुक्स मिलेगा, ओवरऑल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और टोटल जितनी भी आपका सेट कवर कराया जाएगा इसका आंसर पीडीएफ आपको टिक करके मिलेगा। तो इसमें A to Z आपको बीएसएससी इंटर लेवल के लिए तैयारी कराया जा रहा है और बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए अलग आपका बैच चल रहा है, जिसके लिए ओनली आपको 99 फी पेमेंट करना होता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत टोटल ओवरऑल आपको बुक भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपको बुक खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। फिर आपका टोटल जो है आंसर आपको टिक करके पीडीएफ दिया जाता है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को आप कवर कर पाएँ। तो बेहिचक आप कॉल करके डायरेक्टली हमारे से बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर डाउट क्रिएट होता है तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको थ्योरी मिल जाता है, फिर इसका यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर, फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट और इसके नीचे में आपको डिस्कशन आपको दिया गया है। तो इसमें देखिए आपका प्रीवियस ईयर और मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका दोनों शामिल है, जो बीएसएससी स्नातक स्तरीय और बीएसएससी आपका इंटर लेवल आपका कंडक्ट हुआ है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आंसर अब आप सभी लोग यहाँ से करते चलेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन का जा रहा है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। आपको ये बताना है कि सूर्य हमेशा जो पूर्व में निकलता है इसका प्रमुख कारण क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज। इस कारण से जो सूर्य होता है ये हमेशा आपके कहाँ पर निकलते हैं, तो आपका पूर्व की ओर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो कई बार आपका पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री आपका पर झुका हुआ है, तो याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री आपका झुका हुआ है, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आपका पूछा गया है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकेंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दिया जाए तो इसका नया दोलन काल सेकेंड में कितना होगा, ये आपको बताना है। एक बार आप सभी लोग इसका पहले आंसर करेंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा। इसके लिए देखिए एक सिंपल से मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला, आप अगर इसको चाहे तो आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, या तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि 3 सेकेंड आपको दिया गया है और आपको याद रखना होगा कि जितना गुना किया जाता है उतना ही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन आप डी मार दीजिएगा। लेकिन इसका अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू आपका T1 अपॉन आपका यहाँ पर आपका T2 हो जाता है, इक्वल टू हम लोग इसी को कहते हैं L1 अपॉन आपका L2 हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
और इसे अगर आप निकाल लेंगे तो काफ़ी आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। इस कारण से आप यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर रखिएगा याद, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा कि जितना गुना किया जाता है उतना गुना आपका इंक्रीज हो जाता है। तो उतना आपको चक्कर में नहीं फंसना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल द्वारा एक का जा रहा है कि नट पेच को खोल सकता है, जबकि यह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वह इस तरह को कहा जा रहा है कि पैंची 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलता है, तो कहा जा रहा है कि कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। सिर्फ इसी चैप्टर का क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेवल का दिया गया है, क्योंकि ये चैप्टर ही थोड़ा सा आपका डीपली आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अब सॉल्व आपको कैसे करना है दोस्तों, तो याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि F1 आपका पहला आपका 40 न्यूटन का आपका फोर्स लग रहा है, सॉरी गलत हो जाएगा, 150 न्यूटन का दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 150 न्यूटन का आपका बल लगा, और मान लेते हैं कि हत्थे की जो लंबाई है ये आपका x1 है। देन यहाँ पर क्या है कि x2 एक आपका फोर्स लग रहा है, जिसमें क्या आपको दिया गया है कि आपका 50 जो है आपका न्यूटन का आपका बल लग रहा है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि हत्थे की लंबाई आपका x2 है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पाला में 150 आपको न्यूटन दिया गया है, तो फोर्स का आपका न्यूटन हो जाएगा। x1 की दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा है कि कितना लंबा है, तो इसको मीटर में कर लीजिएगा। इसको मीटर में कीजिएगा तो 0 पॉइंट आपका ऐसे 4 आ जाएगा। अब देखिए F2 का मान ऑलरेडी आपको दिया गया है, और कितना दिया गया है, तो आपका 50 दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर x2 की बात करेंगे तो यही आपको निकालना है कि जो सेकेंड बार आपका यूज़ किया गया है उस हत्थे का लंबाई कितना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बना पाइएगा। यहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे तो 1 0 से आपका 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, और अगर 5 से काटिएगा तो 5 3 15, 5 से काटिएगा तो ये आपका 10 बार में, और फिर अगर देखा जाए तो 4 3 आपका यहाँ पर 12, और यहाँ पर आपका जो 10 आपका है नीचे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 पॉइंट आपका 2 आएगा। इस अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। मैं देखिए और भी एनर्जी को एफर्ट करता है यहाँ पर, लेकिन साथियों मेरा गला थोड़ा सा खराब है, क्योंकि रात दिन क्लास लेते लेते गला थोड़ा सा खराब हो गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और भी मैं आपको डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है। साथियों प्रश्न है कि यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर के जाया जाए तो क्या होगा। आप सभी लोगों को पता है कि जो जी का वैल्यू होता है पृथ्वी के ध्रुव पर 9.8 मीटर आपका पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और यही कारण है कि पृथ्वी के ध्रुव पर किसी भी वस्तु का वजन सर्वाधिक होता है, जबकि चंद्रमा पर अगर जाएगा तो जी का वैल्यू वहाँ पर ना के बराबर हो जाता है, जिस कारण से वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को संतुलित नहीं कर पाता है किसी भी निश्चित स्थान पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब किसी घड़ी को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा, तो ये आपका सुस्त हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स है, ये आपका जी का वैल्यू आपका गुरुत्वीय बल ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पर आपके ना के बराबर होता है। तो आपका ऐसे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड की दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तो आपका फॉर्मूला का बात हो गया। इसका जो आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू आपका v1 u1 इंटू आपका v2 अपॉन आपका u1 प्लस आपका u2 होता है। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स का जा रहा है कि वायु का वेग किससे आपका संबंधित है। आंसर कीजिएगा आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। वायु का वेग ये आपके दाब प्रवणता से आपका संबंधित होता है। सही आंसर अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि न्यूटन के गति के कितने नियम है। न्यूटन के गति के टोटल आपका 3 नियम होता है। प्रथम गति नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगा हो। दूसरा नियम ये कहता है कि जब किसी गतिमान वस्तु पर लगाया जाता है बल तो उसमें वेग जो परिवर्तन होता है वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। दूसरी चीज़ें दोस्तों आपका ये कहता है कि प्रतिक्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली। तो इस तरह से न्यूटन जी के द्वारा टोटल आपके 3 नियम आपके दिए गए थे, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जा रहा है कि गति का अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर कीजिएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक्स कहलाता है। और अभी तक जो आप कवर कर रहे हैं ये आपका प्रीवियस है। आप देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम में क्या होता है। तो यहाँ से आपका पहला राइट हो जाएगा। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि गति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जिसे हम लोग
मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जैक्ट आंसर आपका ये है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रही है, तो इसके घर्षण के बारे में आप लोग बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा आपका स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है, फिर आपका जो है आपका काइनेटिक घर्षण हो जाएगा, और फिर आपका रोलिंग। तो रोलिंग जो घर्षण होता है इसका मान काफ़ी कम होता है, जब किसी वस्तु को आप लुढ़काते हैं उतना घर्षण नहीं होता है जितना कि किसी वस्तु को आप खींच कर करते हैं। तो एग्जैक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे, अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगला कहा जा रहा है कोई वस्तु यदि अस्थिर है या कहा जा रहा है कि निश्चित वेग से इस सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। और यह कथन किसका है? तो ये न्यूटन ने कहा था कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक इस पर बाह्य बल ना लगा हो। और रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि ये आपका गति का प्रथम आपका नियम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन गति का प्रथम नियम। एग्जैक्ट आंसर आपका भी है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने से तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक क्या होगा? तो ट्रेन की ओर गिर जाएगा, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो वहाँ पर उपस्थित जो वायु होता है उसको वो अपने साथ खींच करके ले जाती है, और जब खींच करके ले जाती है तो वहाँ पर चूंकि प्रेशर कम हो गया और आप आगे की और आप झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि ट्रेन के पास अगर आप जाएंगे तो ट्रेन आपको खींच लेगा। खींचता नहीं, वो वायु को खींच करके जाता है, लेकिन वहाँ पर जब वायु का दबाव कम हो जाता है, वहाँ से वायु हट जाता है, तो आप ट्रेन की ओर अपने आप को अग्रसर करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ध्यान दीजिएगा, गाड़ी की ओर हम लोग क्या होते हैं? झुक जाते हैं। सही आंसर आपका सी राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा साथियों का जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, गिरने के समय के वर्ग के अनुपात में होता है। आप कहिएगा कि कैसे, थोड़ा बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका टी स्क्वायर के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एच जो आपका डिस्टेंस है, जो कि डिस्टेंस को कवर किया जाएगा किसी वस्तु के द्वारा, और इसको तय करने में जो समय लगेगा उसका आपका जो आपका स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपस में एक दूसरे का जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा? आइए देख लेते हैं। सपोज दैट ये एक प्रकार का डायरेक्शन। चलिए पहले यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो इधर देखिए आपका पूर्व होता है। यहाँ से कोई व्यक्ति है 8 किलोमीटर आपका चल गया, अब 6 किलोमीटर हुआ उत्तर की ओर, यानी कि आपका ऊपर की ओर चलता है। तो आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन जो होता है ये आपका कहलाता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको विस्थापन कहा जाता है। तो ये आपका 6 है, तो यानी कि आप कर्ण निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कर्ण कैसे निकालिएगा? तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से समझ पा रहे होंगे। ये तो अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप बैच में आ जाइए। देखिए बैच में आपको क्या है कि थ्योरेटिकल्स आपको मटेरियल्स भी आपको मिलेगा, और इसमें आपको टोटल बुक भी आपको कवर कराया जाएगा, जो आपका लेटेस्ट आपका एडिशन आपका लॉन्च हुआ है। बाकी किसी भी तरह का एक्स्ट्रा अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आपको बुक की आवश्यकता हो तो आप हमें मैसेज या कॉल कर लेंगे, आपको डायरेक्टली तुरंत आपको 15 से 20 मिनट के अंतर्गत, उससे भी कम समय में आपको बुक प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी एग्जाम का अगर आपको बुक चाहिए तो पूरी तरीका से हमारी संस्थान जो आपके लिए डेडिकेट है। आप इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट का जा रहे हैं कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से साथ गिराया जाता है। कहा जा रहा है कि शिखर से एक साथ गिराया जाता है, कोई 2 को वस्तु है और इसका जो द्रव्यमान है ये आपका अलग अलग है, और कहा जा रहा है कि भवन के एक शिखर से गिराया जाता है। तो कहा जा रहा है कि क्या हो सकता है? तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा, क्या ये आप कह सकते हैं क्या? ये नहीं होगा दोस्तों। देखिए ये तब होगा जब 2 अलग अलग द्रव्यमान की आप वस्तु को अगर गिराएंगे एक साथ में, तभी गिरेगा जब निर्वात होगा तब। लेकिन अगर आप किसी भवन के पास से अगर गिरा रहे हैं तब ये संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा? बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुँचेगा। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा बी। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये कहा देता एक कागज़ के टुकड़े को और एक पत्थर को किसी निर्वात में गिराया जाता है तो पहले कौन पहुँचेगा? तो आप कहिएगा कि दोनों आपका साथ में ही पहुँचेगा। एग्जैक्ट आंसर आपका बी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहे हैं, बस के अचानक रुक जाने की
इस स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गति के प्रथम नियम के कारण से। पहला ऑप्शन आपका राइट है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि लोलक की लंबाई कहा जा रहा है कि दोगुनी कर दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो 1/, आपका एफ होता है, यानी कि आपका सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। एफ इक्वल टू आपका 1/, आपका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी अगर आपको पूछा जाता है तो 1/, इसका टाइम पीरियड आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो कहा जा रहा है कि इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा √2 गुना हो जाता है, क्योंकि आप फॉर्मूला को याद रखिएगा। T2 इक्वल टू आपका √2 आपका 2 आपका T1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आरेख का ढाल क्या होता है? एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय का जो आरेख होता है ये किस प्रकार होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ये आपका शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका शून्य होता है, पहला ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन। तो सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये अधिकतम कब होता है? विस्थापन किस तरह का होगा? जब इसका अधिकतम होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि जो विस्थापन होगा ये कितना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ये थियोरटिकल आपका इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे देना चाहिए था, डायरेक्ट एक देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा देख लेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, क्योंकि अगर कॉस का मान रखा जाएगा तो आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 रखा जाएगा तो फिर आपका अगर 0 रखा जाएगा कॉस का मान, क्योंकि आपका एफ एस कॉस थीटा होता है, और ये मैक्सिमम तभी होता है क्योंकि जो आप फॉर्मूला होता है एफ एस आपका कॉस थीटा, तो यहाँ पर जब 0 इसका मान रखा जाता है तो ये आपका कॉस का वैल्यू 1 के आपका बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला कहा जा रहा है कि रॉकेट संरक्षण सिद्धांत कार्य करता है। ये बार बार आपका एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये 5 साल का बच्चा भी जानता है कि रॉकेट जो होता है ये आपके रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और ये न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि मुक्त पतन किसका उदाहरण है? ये फ्रेंड्स आपको बताना है। मुक्त पतन कहने का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर कि आपका वायु भी ना हो उसे आपका कहा जाता है मुक्त पतन। तो देखिए एक समान त्वरण वाली गति जो होता है इसे हम लोग कहते हैं मुक्त पतन। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ बल क्या है? तो सबसे दुर्लभ बल आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल। ये सब तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आपके आते रहता है अलग अलग आपका सेट में। ऑप्शन अगर आपने यहाँ से डी को हिट किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर रहे हैं तो द GS पॉइंट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आगे आने वाली जो क्लास का नोटिफिकेशन है ये आपका टाइम टू टाइम मिल पाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन आपका यहाँ से सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला कहा जा रहा है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रिया क्या होता है? तो बल और प्रतिक्रिया एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गमन करता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा कि विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। जैसे बंदूक के द्वारा गोली जब छोड़ा जाता है तो जितना तेजी से गोली आगे की ओर बढ़ता है उतना ही तेजी से पीछे की ओर झटका लगता है। ये न्यूटन का जो आपका थर्ड लॉ है ये आपका कहता है। तो ये अलग अलग वस्तुओं पर आपका लगता है। एग्जैक्ट आंसर आपका डी है। पूरा डिटेल में याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपके कई बार क्वेश्चन में थोड़ा आपको चेंज करके या ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आपके एग्जाम में आता है। और ये अभी तक तो आपने प्रीवियस ईयर ही कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 23 तक। आगे भी आपका प्रीवियस ईयर है। मॉडल प्रैक्टिस सेट जैसे ही शुरू होगा ये हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ये आपका एक समान त्वरण को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए आपका टाइम पीरियड है और ऊपर में आपका वेलोसिटी है, और दोनों में जब इक्वल आपका चेंज होता है तो ये ग्राफ आपका जो है ये आपका ऊपर की ओर जाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि त्वरण आपका समान है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, जिसका मात्रक
मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि केपलर के गति कहा जा रहा है कि ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परिता वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण कर रहे ग्रह के समय यानी कि टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर का संबंध किससे है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो ये आपका जो है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका आर क्यू के इक्वल होता है। और देखिए प्रश्न हमारा आता है कि ग्रह की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका केपलर ने किया था। यहाँ से आपका जो एग्जैक्ट आंसर है भी होगा। तो यहाँ से साथियों आपका प्रीवियस ईयर आपका खत्म होता है। आपने लेवल देख लिया, इंटर लेवल में आपका क्या रहता है, और मुझे लगता है कि यही एक आपका ऐसा चैप्टर था जिसमें क्वेश्चन का आपका लेवल था। बाकी आगे का जब हम आपको चैप्टर कवर कराएंगे तो आप उसमें गेस करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, केवल यही चैप्टर एक थोड़ा सा आपका यहाँ पर थोड़ा सा आपका मॉडरेट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होता है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी के अंतर्गत दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका गति शक्ति भी होता है और आपका अस्थिर शक्ति भी होता है। एग्जैक्ट आंसर आपका ऐसे डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो फ्रेंड्स आपका बी राइट होगा। बल के प्रभावों को समझने में आपका जो है सहायक होता है। यहाँ से अगर आपने बी ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल आपका ऐसे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहा है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है। जब यह ऊपर की ओर फेंकी गई तब इसका वेग कितना था ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है और एक दो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ने वाला है सॉल्व कर दीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा गया है, कहा जा रहा है कि उसका वेग क्या था। अच्छा ये निकलेगा कैसे पता है, इसके लिए आपका फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। आपका v इक्वल टू आपका u प्लस आपका 80 जो फॉर्मूला होता है गति का पहला समीकरण, इससे आपको निकालना होगा। जब किसी वस्तु को जब आपका शुरुआती दौर में आपका फेंका गया होगा तो इसका जो आपका v है दोस्तों ये आपका जीरो होगा, सॉरी जब गिर जाएगा तो इसका जीरो हो जाएगा। और जबकि इसका प्रारंभिक वेग जिसे हम लोग u कहते हैं, u आपका जो है प्रारंभिक आपका वेग होता है और इसका वेग दिया गया है यहाँ पर आपका। अच्छा कितना दिया गया है यहाँ पर आपका, नहीं दिया गया है क्या? अच्छा यही आपको पूछा जा रहा है कि इसका वेग कितना था, ठीक है कहाँ से देगा यही आपको पूछा जा रहा था। तो आपका भी यहाँ से जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ए का वैल्यू आप लोग कितना लेते हैं, 10 ले सकते हैं या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए टी दिया गया आपको 12 आपको यहाँ से 5 दिया गया है। पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में आपका 10 हो जाएगा, 10 से आपका 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना आ गया है 12 आपका 5 आ गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका इस पर आपका जीरो हो गया और इधर आपका u प्लस आपका कितना हो गया 125। गलत हो रहा है क्या? गलत हो रहा है क्या, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है आपका v इक्वल टू आपका u प्लस आपका यहाँ से 80 आपका होता है। इसमें देखिए आपका v का मान आपका यहाँ से जीरो हो जाएगा, उसके बाद आपका बचेगा u, उसके बाद प्लस आपका a का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका t समय आपको कितना दिया गया है, तो आपको 12.5 दिया गया है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आ जाता है। तो यह ऊपर की ओर फेंकी गई तब इसका वेग कितना था ये आपको बताना है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा और इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। इसको आप सभी लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर इसका आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से पॉइंट अगर खत्म करेंगे तो 10 होगा, ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 125 आ जा रहा है। उसके बाद फिर ये जीरो हो जा रहा है ऐसा कैसे होगा, क्या करें, इसको पेंडिंग कर देते हैं, इसको देख लेंगे हम, ठीक है पेंडिंग कर देते हैं क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही आपका बनेगा और यही आपका आंसर भी आएगा। अब इसको क्या करें, पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। चलिए इसको पेंडिंग कर देते हैं, टाइम किल करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बार में बनना चाहिए था न्यूमेरिकल, काफ़ी इरिटेशन होता है अगर नहीं बनता इतना ईजी न्यूमेरिकल। तो इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से इसको स्किप कर लेते हैं, ठीक है इस क्वेश्चन के लिए माफ करेंगे, इसको हम लोग अगला सेशन में देखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि मंदन डैश है। तो देखिए मंदन क्या है, मंदन एक प्रकार का दोस्तों आपका ऋणात्मक त्वरण होता है। यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब एक समान चाल से कोई भी वस्तु धीमा होता है तो इसे हम लोग मंदन त्वरण कहते हैं, जबकि इसका चाल बढ़ता है तो इसे आपका त्वरण कहा जाता है यानी धनात्मक त्वरण।
अगला कहा जा रहा है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। द्रव में होने वाले घर्षण को श्यानता कहा जाता है। यहाँ से आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल है, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करेंगे सबसे कमजोर बल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल को जी से डिनोट किया जाता है, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 आपका -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। कई बार यहाँ से आपका यूनिट डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप यहाँ से प्रॉपर तरीका से इसको याद रखेंगे। आपका यहाँ से पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करता है। तो ये लगभग क्वेश्चन बनना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया से, और कॉर्निया ही किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत डोनेट किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है, तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि उसकी गतिज ऊर्जा आपका शून्य हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा आपका क्या, तो त्वरण आपका अधिकतम होगा। और नेक्स्ट आपको दिया गया है कि वेग आपका शून्य हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ से आपका राइट दिया गया है, यानी एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से आपका सभी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 kg और आपको दिया गया है 4 kg, जिसकी गतिज ऊर्जाएं समान है। यानी इसका जो गतिज एनर्जी है आपका काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग हाफ mv² कहते हैं, ये आपका ऐसे समान है। तो कहा जा रहा है कि दोनों वस्तुओं के रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा। तो एक बार आंसर आप लोग लगाइएगा, आप लोग राइट आंसर इसका यहाँ से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1/4 दिया गया है, और आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संवेग क्या होगा। तो इसका देखिए P1 अपॉन आपका P2 होता है, और आपका इक्वल में आपका यहाँ पर हो जाता है M1 अपॉन आपका यहाँ से M2, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप रखिएगा अंदर में तो 1 अपॉन आपका यहाँ से 4 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 1/2 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी 1:2 आपका 2 में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है, किसी वस्तु का भार क्या है। किसी भी वस्तु का जो भार होता है यह वह बल है जिससे कि पृथ्वी इसे अपनी ओर आपका आकर्षित करता है। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है फ्रेंड्स तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि एक अस्थिर लिफ्ट की छत से लटकते हुए सरल लोलक का दोलन काल T1 है। जब लिफ्ट नियत वेग से नीचे की ओर गति करे तो सरल लोलक का दिया गया है कि दोलन काल T2 हो जाता है। तब इसके लिए आप बताइएगा सटीक आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका T1 अपॉन आपका T2, सॉरी आपका इक्वल टू आपका T2 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए 2 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए कोणीय वेग का फॉर्मूला जो होता है आपका एंगुलर मोमेंटम का, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूला अगर एंगुलर मोमेंटम यानी ओमेगा इक्वल टू अगर बात करेंगे तो आपका फॉर्मूला होता है डी थीटा अपॉन आपका यहाँ से आपका डी टी होता है। चाहो तो आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका देखिए 7 × आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 आपका पाई हो जाएगा, चूंकि एंगुलर मोमेंटम का बात किया गया है, और इसके लिए समय आपको दिया गया है 2 सेकेंड का। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। अब आप सभी लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए आपका कितना आंसर आता है। और यहाँ पर देखिए आपका नीचे में कितना हो जाएगा, चेंज करेंगे तो आपका 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लगता है आप लोगों को समझने में परेशानी हुई होगी, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका देखिए 7 × आपका 2 पाई, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अपॉन आपका यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब इतना ही कीजिए, क्योंकि पाई रिमूव करके हमने 22/7 किया था। आप मत कीजिए रिमूव, आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर लीजिए खुद से रख करके, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका देखिए जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। आप लोग इसको आराम से इसको काट सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़िया आगे अगला प्रश्न हमारा साथियों का जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। देखिए गलत की बात करें तो आपका सही आंसर होगा कि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। ये बिल्कुल गलत है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो हमें अपने भार से ज़्यादा प्रतीत होगा, ना कि कम। तो यही आपका स्टेटमेंट यहाँ से गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि एक पिंड का अपेक्षिक घनत्व 8 है, उसके 16 किलोग्राम द्रव्यमान के टुकड़े का आयतन क्या होगा। देखिए बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा,
तो साथियों सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, टुकड़े का, अच्छा क्या यहाँ पर आपको घनत्व दिया गया है तो आप याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा क्या गया है आपको आयतन। तो देखिए आयतन का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका द्रव्यमान अपॉन आपका यहाँ पर आपका रो होता है, ठीक है, रो होता है। और रो का जो वैल्यू आपको रखना है कितना, तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको द्रव्यमान ऑलरेडी आपको 16 दिया गया है। अब देखिए नीचे में आपको यहाँ पर 8 दिया गया है, रो का 8 में आप सबसे पहले नीचे में रखेंगे। और यहाँ पर अगर रो की बात करेंगे तो रो के साथ आपका जो वैल्यू हो जाएगा आपका 10 टू द पावर आपका 3 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इसका थ्योरी आपको बुक में मिल जाएगा, पीडीएफ में, सॉल्यूशन पीडीएफ में आप इसको यहाँ पर देख लेंगे। नोमेरिकल थोड़ा सा इसमें आपको डीपली दिया गया है, ठीक है, और सिर्फ इसी चैप्टर में, बाकी आपको नोमेरिकल कहीं पर आपको दर्शन ना होगा। अगला कहा जा रहा है कि किसी स्थान पर कहा जा रहा है कि कम आयाम के लिए सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उसके प्रभावी लंबाई क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए गौर कीजिएगा कि किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उसकी प्रभावी लंबाई क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्गमूल के समानुपाती होता है। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका टी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट आपका रो होता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न का जा रहा है किसी वस्तु का भार इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का भार द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। एग्जैक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से चीज़ों को समझ पाए होंगे। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और किसी भी तरह का आपको साइंस में दिक्कत ना हो, प्रॉपर तरीका से आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। आज का लेवल आपका कुछ ज़्यादा हार्ड था, अगर आप ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर नहीं है तो आपको समझ में कम आया होगा। केवल यही चैप्टर आपका हार्ड था, लेकिन आपका चैप्टर में दिया है तो आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।